पर्वतीय आपदाएं, भूस्खलन और हिमस्खलन का प्रबंधन। पर्वतीय आपदा बहुत अधिक मात्रा में होने वाली विनाश को आपदा कहा जाता है। जब ये आपदाएं पर्वतों में होती है तब इसे पर्वतीय आपदा कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार की आपदाएं होती है। इनमें मुख्य रूप से भूस्खलन और हिमस्खलन दो सबसे बड़ी आपदाएं हैं। भूस्खलन का अर्थ। भूस्खलन दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और स्खलन। भू माने भूमि, स्खलन माने खिसकना। भूमि का अपने स्थान से खिसकना ही भूस्खलन है। परिभाषा: पर्वतों में धराती हलचल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एवं अन्य कारणों से मिट्टी, मलबा, पत्थर, चट्टान अपने स्थान से कटकर ढलान पर नीचे की ओर खिसक जाते हैं तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। भूस्खलन अचानक या धीरे धीरे हो सकता है। यह पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। भूस्खलन से सड़कें कटकर ढलान क्षेत्र में नीचे की ओर गिर जाते हैं जिससे यातायात बाधित हो जाती है। यात्री कई दिनों तक पहाड़ों के बीच में फंसे रहते हैं। कारण: भूस्खलन के लिए मुख्य रूप से दो कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण: पहला, अत्यधिक बारिश। लगातार अत्यधिक बारिश होने से मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बारिश का पानी मिट्टी और चट्टान की पकड़ को कमजोर कर देती है जिससे मिट्टी, चट्टान, मलबा, पत्थर नीचे की ओर धंसकर गिरने लगती है। ज्वालामुखी विस्फोट: ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख और मलबा जो ढलान पर जम जाते हैं और भार को बढ़ा देते हैं जिससे पहाड़ों की मिट्टी, चट्टान कंपन के साथ नीचे ढलान की ओर खिसकने लगती है। तीसरा, भूकंप। भूकंप आने से जमीन में तेज गति से कंपन होने लगता है जिस कारण मिट्टी और चट्टान में अस्थिरता आ जाती है या जो जमीन पहले से कमजोर होती है उनकी कमजोरियों को और बढ़ा देती है जिससे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, क्षरण। मिट्टी और चट्टान के भीतरी कण और वनस्पति एकजुट होकर मजबूती से बंधे रहते हैं जो किसी कारणवश टूटने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन अधिक संवेदनशील हो जाता है। मानवीय कारण: पहला, वृक्षों की कटाई। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती है। जब वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती है तब मिट्टी में वृक्षों की जड़ की पकड़ समाप्त हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अनियंत्रित उत्खनन। मानवीय उत्खनन से वनस्पति आवरण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है जिससे मिट्टी को बांध कर रखने वाली जड़ें टूटकर अलग हो जाती है। परिणाम स्वरूप भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, स्थानांतरित कृषि। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल को जलाकर एवं वृक्षों की कटाई कर खेती की जाती है। कुछ समय बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में पुनः जंगल को जलाकर एवं वृक्षों की कटाई कर कृषि किया जाता है। परिणाम स्वरूप वहाँ की मिट्टी कमजोर हो जाती है जिस कारण भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, शहरीकरण। पर्वतीय क्षेत्रों में शहरीकरण के फलस्वरूप सड़क, पुल, गृह निर्माण आदि कार्य किया जाता है जिस कारण भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षा के उपाय: भूस्खलन रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। दूसरा, भूस्खलन के संभावित स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। तीसरा, नालों की कूड़ा करकट, मलबा, प्लास्टिक आदि को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। चौथा, रिसाव छिद्रों को खुला रखना चाहिए। पांचवा, पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा देना चाहिए। छठवां, पहाड़ों में ढलान को स्थिर करने के लिए अवरोधक दीवारें बनाना चाहिए। सातवां, जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। हिमस्खलन। हिमस्खलन का अर्थ। हिमस्खलन दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और स्खलन।
हिम माने बर्फ, स्खलन माने खिसकना। बर्फ का अपने स्थान से खिसकना ही हिमस्खलन है। परिभाषा: हिमस्खलन पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली प्राकृतिक आपदा है। पर्वतों में हिम की बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को हिमस्खलन कहा जाता है, जिसमें ऊंचे क्षेत्र में उपस्थित हिमपुंज में अचानक परिवर्तन होने के कारण बर्फ का टुकड़ा तेज गति से अपने साथ मिट्टी, पत्थर, बर्फ की और भी मात्रा को शामिल करते हुए नीचे की ओर गिरती है, जिससे बड़ी मात्रा में जन धन की हानि होती है। यह आमतौर पर सर्दियों या बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है। हिमस्खलन होने से सड़कों पर बर्फों का ढेर लग जाता है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है एवं आवागमन प्रभावित होता है। कारण: हिमस्खलन के लिए मुख्य रूप से दो कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण: पहला, बर्फबारी। हिम पर्वतीय क्षेत्रों में एक ही स्थान पर तेज गति से भारी बर्फबारी होती है, परिणाम स्वरूप हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अत्यधिक तीव्र ढलान। हिम पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान की स्थिति अत्यधिक तीव्र होने के कारण बर्फ की पकड़ कमजोर हो जाती है। सूर्य का प्रकाश और तेज हवा के संपर्क में आने के कारण हिमस्खलन होने लगती है। तीसरा, आंतरिक हलचलों का होना। पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप, ज्वालामुखी एवं अन्य कारणों से आंतरिक संरचनाओं में हलचल होने के फलस्वरूप हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। मानवीय कारण: पहला, शीतकालीन खेलों का आयोजन। पहाड़ी इलाकों में शीतकालीन खेलों के आयोजन के दौरान खेल मैदान बनाने के लिए पेड़ों एवं हिमखंडों को काटा जाता है, जो हिमस्खलन का कारण बनता है। तापमान में वृद्धि: पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का अत्यधिक उत्सर्जन होने के कारण तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिससे हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, पर्यटन। हिम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के फलस्वरूप मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाती है, जिससे हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, बाहरी घुसपैठ। शत्रु सैनिकों की घुसपैठ के दौरान बमबारी एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करने के फलस्वरूप हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षा के उपाय: पहला, हिम क्षेत्रों के अत्यधिक ढलान वाले स्थान में जाने से बचना चाहिए। दूसरा, पेड़ रहित ढलानों से बचना चाहिए। तीसरा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चौथा, खतरे वाले स्थानों के आसपास निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। पांचवा, हिमस्खलन बचाव के उपकरण हमेशा अपने साथ रखें और लगातार इसका उपयोग करते रहना चाहिए। छठवां, हिमस्खलन वाले स्थानों में जाने से बचना चाहिए। भूस्खलन और हिमस्खलन में भिन्नता: पहला, भूस्खलन में मिट्टी, चट्टान, पत्थर का टुकड़ा खिसक कर नीचे की ओर गिरता है, जबकि हिमस्खलन में बर्फ का टुकड़ा नीचे की ओर गिरता है। दूसरा, भूस्खलन में सड़कों पर मिट्टी, पत्थर कटकर यातायात को बाधित करती है, जबकि हिमस्खलन में सड़कों पर बर्फ का ढेर लगने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा, भूस्खलन में मिट्टी का स्खलन होता है, जबकि हिमस्खलन में बर्फ का स्खलन होता है। आपदा के बाद पुनर्स्थापन: पहला, आपदा के बाद तुरंत बचाव कार्य किया जाना चाहिए ताकि जान माल की हानि कम से कम हो सके। दूसरा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पानी, दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा, आपदा प्रभावितों को यथासंभव आर्थिक मदद कर पुनर्वास में सहयोग करना चाहिए। पांचवा, जिन्होंने अपना घर खो दिया हो उन्हें आपातकालीन आश्रय प्रदान करना चाहिए। छठवां, आपदा के कारण जो यात्री बीच में फंस गए हैं उनके लिए भोजन एवं उपयुक्त स्थान पर पहुंचाने हेतु यथासंभव प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।